नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी एमटीएस 2021-22 8 जुलाई थर्ड शिफ्ट का पेपर। तो इस शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उनको यहाँ पे हम लोग एक बेस्ट मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे इस क्लास को लेने का जो पर्पज़ है मेरा वो सिर्फ और सिर्फ इतना है ताकि मैं आपको वो अप्रोच सिखा सकूँ जिस अप्रोच से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने होते हैं। तो बहुत कुछ यहाँ से आप सीख के जाने वाले हैं। तो अगर आपका टारगेट एसएससी एमटीएस 2022-23 का एग्ज़ाम है तब तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ अगर आप किसी भी एसएससी के 2022-23 के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो भी ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस हमेशा एसएससी में रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या गया है उस पर आते हैं। दिया हुआ पूछा गया है आपसे कि यदि आयुष भोजन पर 18,000 रुपये का व्यय करता है तो उसकी बचत क्या होगी। तो भाई फूड पे खर्च कितना करता है परसेंट में 15%, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 18,000। तो 15% की जो वैल्यू है वो 18,000 के बराबर है। तो बचत बतानी है, बचत कितनी, सेविंग कितनी है 23%। तो 23% की वैल्यू निकालनी है। तो 15% से 23% पे जाना है तो कैसे निकालेंगे, 18,000 बटे 15 करेंगे तो ये 1% की वैल्यू आई, और 23 की निकालनी है तो 23 से गुणा कर देंगे। अब इसे अगर काटें 15 से तो कितने बार जाएगा, 15 एकन 15 और 15 दूनी कितना हुआ 30, 1200 बचेगा यहाँ पे। तो 2 जीरो ऐसे उतार लिए हमने, 12 3 36 और 12 दूनी 24 और 3 कितना हुआ आपका 27, यानी कि 27,600 होगा। तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि दो मिक्सरों और एक टीवी का मूल्य कितना है 500 रुपये, जबकि 2 टीवी और एक मिक्सर का जो मूल्य है वो 700 रुपये। एक टीवी का मूल्य क्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 2 मिक्सर और एक टीवी, इसका प्राइस कितना है भाई 500 रुपये, ठीक है। यहाँ पे मैं शिफ्टिंग से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना बताऊंगा, बाकी आप नॉर्मली इसको कर सकते हैं। फिर 2 टीवी और एक मिक्सचर की कीमत जो कितनी है वो कितनी है 700 रुपये, ठीक है। आप नॉर्मली अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि किसी को बराबर कर लो। जैसे यहाँ पे 2m है तो चाहे m को बराबर कर लो या t को बराबर कर लो, आपका वैल्यू आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, देखो यहाँ पे मिक्सचर 2 है और टीवी कितनी है 1 है, तो मिक्सचर ने अपने आप को टीवी पे ट्रांसफ़र कर दिया तो 2 टीवी हो गए यहाँ पे, और टीवी ने अपने आप को मिक्सचर पे ट्रांसफ़र कर दिया यानी कि यहाँ पे 1 टीवी हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक टीवी यहाँ पे बढ़ती है और यहाँ पे एक मिक्सचर घटता है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, अब बड़ा कौन होगा, ये वाला बड़ा होगा। अगर इनका हम डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा t माइनस एम, इनका जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर होगा 200 के बराबर। अगर हम शिफ्टिंग से समझें कि एक जो टीवी जो है वो शिफ्ट अगर होती है, मिक्सचर में कन्वर्ट होती है, तो डिफरेंस कितने रुपए का आता है 700 रुपये का। आप देखो जैसे 2 मिक्सचर और एक टीवी की वैल्यू कितनी है 500, लेकिन अगर मिक्सचर टीवी पे ट्रांसफ़र हो जाए और टीवी मिक्सचर पे ट्रांसफ़र हो जाए तो रुपए में डिफरेंस कितना आता है 200 रुपये का, 700 रुपये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ समझ गए। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप देखो, यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएगा, 2t और t बराबर कितना हो गया 3t, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 900। तो एक टी की वैल्यू कितनी होगी 300। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ पाए होंगे। टीवी की कीमत पूछी गई यहाँ पे, तो टीवी की कीमत कितनी होगी 300। तो जो तरीका मैंने बताया वो आप समझ पाए होंगे। जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस या कोई भी जो चैप्टर जहाँ पे शिफ्टिंग लगेगी, ये शिफ्टिंग का अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि शिफ्टिंग कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो तरीका आप समझ पाए होंगे, नहीं तो बेसिक से आप कर सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है निम्न तालिका किसी एक सप्ताह के दौरान एक दुकान पर बेचे गए 6 विभिन्न ब्रांड्स के जूतों के जोड़ी की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, पूछा क्या गया है, दुकान अब ब्रांड B7 भी बेचती है। B7 के बेचे गए जूतों के जोड़ों की संख्या अन्य 6 ब्रांड के बेचे गए जूतों के जोड़ों की औसत संख्या से 20% अधिक है। तो B7 के जूतों की संख्या क्या होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनका एवरेज निकालो और जो B7 की वैल्यू है वो इनके एवरेज का 20% ज़्यादा है, यानी कि उसका 120% निकाल दो। तो भाई टोटल 6 है, सम निकाल लो कितना होगा भाई। इसका सम कितना होगा, देखो 8 2 10, 9 और 1 10, कितना हुआ 20, और 20 10 30, 30 का जीरो हासिल लगा 3, फिर कितना आएगा 4 5 4 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 7 कितना हुआ आपका 26, 26 4
30, 30 और 3 कितना हुआ 33, ठीक है। तो 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो इसका एवरेज आ गया 55, लेकिन जो B7 की वैल्यू है वो इससे 20% ज़्यादा है, तो इसका 120% निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे 11 आएगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा, 20 छक्का 120, तो 11 छक्का कितना हुआ 66, यानी कि जो B7 की वैल्यू है वो कितनी होगी 66 होगी। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, जो इसकी एक भुजा से दोगुना लंबा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी एक भुजा से दोगुना लंबा है। तो आपको पता है कि आयत, अगर आयत को हम देखें, समझने का प्रयास करें, तो हम कह सकते हैं कि दो जो आपके समकोण त्रिभुज हैं उनको अगर हम इस तरीके से चिपका दें तो ये आयत बनता है। तो इसका विकर्ण कितना दिया है 12। दिया हुआ है कि जो इसकी एक भुजा से दुगुना लंबा है, तो मान लेते हैं इसकी एक भुजा जो है वो कितनी होगी, अगर इससे दुगना लंबा है ये, तो लंबाई मान लेते हैं ये चीज़ कितनी हो गई 6 हो गई, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है इससे डबल है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी, तब आप इसका क्षेत्रफल निकाल पाओगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग इन दोनों के वर्ग के सम के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 144 माइनस 6 का वर्ग कितना हुआ 36, कितना हुआ 108, और इस पे अंडर रूट लगा दो तो 36 तियाँ होता है 108, तो 36 का 6 बाहर निकल आएगा, यानी कि 6√3 इसकी ये क्या हो गई चौड़ाई हो गई, ठीक है, आयत की, ठीक है, और ये लंबाई हो गई, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 36√3 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक कार्यालय के सभी 200 कर्मचारियों का औसत वजन कितना है 68.2 किलोग्राम है, जहां 2/5 कर्मचारी महिलाएं हैं और एक पुरुष और एक महिला के औसत वजन का अनुपात कितना है 7:5 है। तो सभी महिलाओं का औसत वजन कितना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो कितने हैं 200 हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ कर्मचारी कुछ भी कहो। 2/5 महिलाएं हैं, तो इसका 2/5 अगर निकालेंगे, 200 का 2/5 निकालो तो कितना होगा 5 चक्कू 20, यानी कितना हो जाएगा, महिलाएं कितनी हो गई 80, टोटल ये हैं। तो पुरुष कितने हो गए भाई, पुरुष यहाँ से आ गए 120, क्लियर। अब दिया हुआ है कि इनका जो पुरुष और महिलाओं का जो औसत है वो कितना है 7 और 5 के अनुपात में। तो मान लो ये 7x है, ये 5x है, आप रेशियो में भी मान सकते हो 7 और 5, और एक रेशियो की वैल्यू आपको बतानी है। तो अगर महिलाओं का निकालना है तो 5 रेशियो की वैल्यू बता दो, और पुरुष का निकालना है तो 7 रेशियो की वैल्यू बता दो। तो रेशियो से हो सकता है कि कन्फ्यूजन आ जाए, तो यहाँ पे इस तरीके से लगा लो। और टोटल 200 लोगों का एवरेज कितना दिया है 68.2। तो भाई अगर यहाँ से सम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसकी इससे गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा इधर भाई, पॉइंट हट जाएगा 0, 2 दूना यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 और 2 छंग 12 और 1 13, यानी कितना आ गया आपका, यहाँ पे 1 0 हट जाएगा, 1 0 इसका हट गया, तो यहाँ पे कितना आएगा इतना आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 6284, यानी कि 840x, और प्लस यहाँ पे 5 अट्ठे 40 400x, तो ये कितना हो गया आपका 8 4 12 1240x की जो वैल्यू है वो कितना आ गई 13,640। तो इससे भाई काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 124 से काटेंगे, 124 1 124 12 बचा, फिर 124 1 124, x की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो महिलाओं का पूछा, यानी कि 5x की वैल्यू कितनी होगी 5 × 11, यानी कि 11 × 5 = 55। तो समझ गए होंगे आप। बाकी और भी कई तरीके हैं, लेकिन जैसे अगर एलिगेशन से लगाएं तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट पड़ेगा, तो ये मेथड ज़्यादा इजी है आपके लिए, ठीक है। आप यहाँ पे x ना मान करके रेशियो में ले लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सॉल्व होगा। 124 यहाँ पे जो भी आया, एक रेशियो की वैल्यू 11 के बराबर आएगी, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 × 5 = 55। तो समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर वर्गाकार आधार वाले एक सम पिरामिड के आकार में ढाला जाता है। यदि इस पिरामिड की ऊंचाई 66 सेंटीमीटर है तो पिरामिड के आधार की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, जबकि आधार जो है उसका वो क्या है वर्गाकार आधार है पिरामिड का, ठीक है। तो आपको मैंने कई बार ये चीज़ बताई कि अगर कोई 3D फिगर से कोई दूसरा 3D फिगर बनाएंगे तो उनके आयतन बराबर होंगे। इसका मतलब है कि जो ठोस गोले से अगर पिरामिड बनाया जा रहा है तो गोले का आयतन और पिरामिड का आयतन बराबर होगा। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, और पिरामिड का आयतन क्या होता है 1/3
आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और इनटू क्या होता है हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 4/3, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 21 इंटू 21। ठीक है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार अगर वर्ग है वही तो आपको निकालना है कि इसकी भुजा क्या होगी। तो अगर वर्ग की भुजा a मान लें तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल a², भुजा स्क्वायर होगा। और ऊंचाई कितनी दी है 66। तो सॉल्व कर लो भाई। देखो 7 तियां 21 से 21 कैंसिल हो गया आपका, 22 से काटेंगे 22 तियां 66, 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, 21 इंटू 21 और 4 ये बचा। तो a² की वैल्यू कितनी है 21 इंटू 21 और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो जब अंडर रूट लेंगे तो 21 आएगा बाहर, 2 आएगा बाहर, यानी कि 21 दूना कितना हुआ 42। तो यही क्या होगी वर्ग की भुजा होगी 42 सेंटीमीटर। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, आप समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 18% छूट वाली सेल में एक वस्तु का मूल्य 6560 रुपये, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो अगर भाई 18% की छूट मिली, इसका मतलब है कि 82% की जो वैल्यू है उस वस्तु का जो प्राइस होगा वो कितना होगा 82% होगा। तो 82% की जो वैल्यू है वो 5060 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू बतानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कितना होगा 6560/82 इंटू 100 हो जाएगा आपका। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितने बार आपका जाएगा, ये 8 बार जाएगा, 82 8 कितना होता है 656। तो 80 और ये 80 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000 होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि राजू एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% कम पर बेचता है, यानी कि 20% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 20% क्रय मूल्य से 20% कम पर बेचता है, ठीक है, यानी कि 20% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 450 रुपये अधिक में बेचे तो उससे 25% का लाभ होगा। तो उसका विक्रय मूल्य, तो उस वस्तु का मूल विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि पहले वाला विक्रय मूल्य, आपको पहले वाला जो एसपी है वो बताना है जब इसने इसे 20% कम में बेचा था। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहाँ पे ये 450 क्या है, दोनों विक्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस कितना है 450। और अगर हम परसेंट में निकालें दोनों विक्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस, तो देखो यहाँ पे 20% के नुकसान पर बेच रहा है और यहाँ पे 25% के फायदे पर बेच रहा है। तो दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, तो डिफरेंस जुड़ के निकलेगा, यानी कि 20 और 25 कितना हुआ आपका 45% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है 450 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 10 के बराबर। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1% की वैल्यू 10, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1000। ठीक है, तो पूछ रहा है पहले वाला विक्रय मूल्य क्या होगा। तो SP1 कितना है, इसका इसने 20% की हानि पर बेचा, यानी कि 80% में बेचा। तो 1000 का 80% निकाल दो भाई, कितना होगा, सिंपल है, आपको यहाँ पे पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी, 800 रुपये आएगा। तो समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि इसका और इसका ये इसके साथ समानुपात में है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहाँ पे भी 0.2 अंक के बाद, यहाँ पर भी 0.2 अंक के बाद, यानी कि इनके बीच का जो अनुपात है वो कितना है 2:3। तो इधर भी वही अनुपात होगा और इधर 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है 0.06। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 0.03। तो 3 रेशियो की वैल्यू, 3 की जगह पे ए है, 3 की वैल्यू बतानी है, तो 0.09 हो जाएगा। ठीक है, आप वैसे भी लगा सकते हो कि 0.04/0.06 बराबर 0.06/a, तो उससे सॉल्व करोगे, लेकिन उस पछड़े में क्यों पढ़ोगे, सिंपली क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा वाला। तो समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन भी आपका कुछ नहीं है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, नॉर्मली इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करते हैं, देखो कितना आएगा। देखो भाग को अगर गुणा में चेंज करना है तो उसके अंश और हर को पलट देंगे, और अगर गुणा को भाग में चेंज करना है तब भी यही काम करेंगे। तो a की वैल्यू निकालते हैं, कितनी होगी भाई 1/2, और ये भाग है इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये गुणे 3 हो जाएगा, गुणे 1/4 प्लस यहाँ पे 1/5 इंटू 1/6, यानी कि 1/30 होगा। तो ये कितना हो गया 3/4 दूनी 8 प्लस 1/30। तो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 120। तो 15 8 120, यानी कि 15 3 45 और 3 चौक 12, यानी कि इसकी a की वैल्यू कितनी आ गई 49/120। ठीक है, अब b की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी होगी 1/6। डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करें तो गुणे में पहुंचा देंगे इसे, गुणे 1/5 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/8। तो 3 दूना, तो यहाँ पे 1/10 प्लस 1/8,
एलसीएम कितना हुआ इसका 40, 10 चक्कू 40, 8 पंचे 40, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9/40। तो ए माइनस बी निकालना है, यानी कि 49/120 माइनस 9/40। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया 120, तो यहाँ पे 49 आएगा, 4 तियाँ 12, 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 9 तियाँ 27, तो कितना बचा यहाँ पे 2, और 4 से 2 गया तो कितना बचा 2, तो 22/120 काट लेंगे 11/60 होगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 7 संख्याओं का औसत कितना है 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जान लो आप कि अगर संख्याएं बराबर हैं, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा उसमें, तो अगर बराबर नंबर ऐड करेंगे तो उतना एवरेज में भी जुड़ जाएगा, अगर घटाएंगे तो उतने से एवरेज में भी घट जाएगा, अगर गुणा करेंगे तो उतने में एवरेज से भी गुणा हो जाएगा, भाग करेंगे तो एवरेज में भी उतने से भाग हो जाएगा। तो अगर 7 संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक में 2 घटा दिया तो इसका मतलब है एवरेज में भी 2 घट जाएगा, सिंपल। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 18। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, इनसे आपकी मेहनत बचेगी। अभी आप इस क्वेश्चन को लगाते तो कितना टाइम खराब होता आपका। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना कार्य शेष बचा, आपको ये बताना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, तो इनका एलसीएम कितना हुआ 30, तो 10 तियाँ 30 और 15 दूनी 30, यानी कि ये एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, ये 2 बनाता है। तो यदि वे 4 दिन काम करते हैं तो अगर एक दिन काम करते हैं तो कितने लड्डू बनते हैं 5, 4 दिन काम करेंगे तो कितने बने लड्डू 20, तो बचे कितने लड्डू 10 बनाने के लिए। तो ये पूछ रहा है कि जो बचा हुआ काम है वो टोटल काम का कितना भाग है, तो 30 का कितना भाग है, 1/3 काम बचा हुआ है आपका, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, चौथा वाला। अगला वाला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 13, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है 36 है। तो इसका मतलब है 3a की वैल्यू कितनी है 36, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 12 तियाँ 36, यानी कि इसकी भुजा कितनी आ गई 12। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो, √3/4, 12 का वर्ग 144, तो 4 से काटेंगे 4 तियाँ 12 और 4 छंग 24, यानी कितना आ जाएगा आपका 36√3। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख है, तो आज से 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10% की दर से बढ़ रही है तो 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10, यानी कि हर साल 10 से 11 हो जाती है। तो पहले साल 10 से 11 हुई, फिर 10 से 11 हुई, यानी कि जो जनसंख्या 100 थी वो 2 साल के बाद कितनी हो गई 121, ठीक है। तो 10 की वैल्यू 1 लाख है तो 121 की वैल्यू कितनी होगी, बस 3 जीरो चिपकाने हैं आपको यहाँ पे, कितनी हो जाएगी ये वाली। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि एक व्यक्ति 6600 रुपये की धनराशि 6.2% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष 6 महीने की अवधि के लिए निवेश करता है तो प्राप्त होने वाला मिश्र धन क्या हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, जितना पहले साल मिलेगा उतना दूसरे साल मिलेगा, उतना हर साल मिलता है, ठीक है। तो बस ये निकाल लो पहले कि टोटल कितना ब्याज मिलेगा। 6.2% की दर से 2 वर्ष 6 महीने का मतलब क्या हुआ 2 सही 1/2 वर्ष, तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, इससे गुणा कर दो भाई। तो 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, 2 इक्कन 2, तो 5 इक्कन 5 और 5 तियाँ 15, यानी कि 15.5% ब्याज मिला किसका, इसका। तो निकाल लो भाई, और फिर मिश्र धन निकालना है तो वो इसमें जोड़ दो, तो 15.5/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पे जब इसकी गुणा कर, देखो यहाँ पे पॉइंट हटाएं तो 1 जीरो हम बढ़ा सकते हैं, 5 से काट लेते हैं तो 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15 हुआ, और यहाँ पे 5 इक्कन 5 हुआ, 5 दूना 10 और यहाँ पे कितना हो गया 3 तियाँ 9, नहीं 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, यानी कि 33 और 31 की गुणा करनी है। तो 31 तियाँ कितना होता है 93, हासिल लगा 9, 31 तियाँ 93 और 9 कितना हुआ आपका 102, यानी कि 1023 रुपये ब्याज मिला। तो 6600 रुपये में 1023 रुपये ब्याज जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 23 6 7 7623 होगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:8 है। यदि स्कूल में 260 विद्यार्थी हैं तो स्कूल में लड़के और लड़की की संख्या का अंतर कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाला। इनका योग कितना है 13, यहाँ पे कितना दिया है 260, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर 20 के बराबर। इनका डिफरेंस निकालना है, कितना है 3, 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 3 × 20 यानी कितना हो गया आपका 60। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 120 सेब, 240 संतरे और 150 नाशपाती कार्टन्स में इस तरह पैक किए जाते हैं कि प्रत्येक कार्टन में फलों की संख्या बराबर होती है। प्रत्येक कार्टन में केवल एक ही प्रकार के फल हैं और कोई भी फल बिना पैक किए नहीं छोड़ा जाता है। इसके लिए आवश्यक कार्टन की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले ये समझो कि मैक्सिमम कितने फल एक टोकरी में पैक किए जा सकते हैं। कार्टन का मतलब टोकरी। एक टोकरी में कितने फल मैक्सिमम से मैक्सिमम पैक किए जा सकते हैं। इसका मतलब है जब भी मैक्सिमम से मैक्सिमम पूछे तो समझ जाओ कि ये एचसीएफ की बात कर रहा है। तो इनका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले वो संख्याएं ढूंढो जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम है। तो एचसीएफ या तो वो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। तो 120 और 150 के बीच में डिफरेंस कम है, कितना है 30 का। तो अब देखते हैं 30 से अगर ये सभी संख्याएं कटती हैं तो इसका एचसीएफ 30 होगा। 30 से ये भी कटती, ये भी कटती, ये भी कटती, यानी कि एचसीएफ आ गया 30। यानी कि प्रत्येक जो कार्टन से उसमें 30 जो फल हैं वो रखे जा सकते हैं। तो ऐसे कितनी टोकरियां बनेंगी वही पूछ रहा है। तो 120 को अगर 30 से डिवाइड करें तो इसमें कितने कार्टन बनेंगे। इस तरीके से 240 जहाँ पे हैं उसको 30 से डिवाइड करेंगे तो कितने कार्टन बनेंगे, कितनी टोकरी बनेगी। 150 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितने बनेंगे, इन्हीं को टोटल जोड़ के आपको बताना है। तो 3 × 12, 3 × 8 24 और 3 × 5 15, ठीक है। तो 8 × 5 13, 4 कितना हुआ 17, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 4 लड़के या 7 लड़कियां किसी काम को 18 दिन में करते हैं। 12 लड़के और 21 लड़कियां एक साथ उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहाँ पे किसी एक वेरिएबल में चेंज कर लो। आपको दिया हुआ है कि 4 लड़के जो हैं वो 7 लड़कियों के बराबर हैं, तो चाहे 4 लड़कों की वैल्यू रखो या 7 लड़कियों की वैल्यू रखो, बात बराबर है। हम लड़कियों से लगाते हैं, आप लड़कों से भी लगा सकते हो, लड़कियों से भी लगा सकते हो। हम लड़की लेके लगाते हैं। तो 7 लड़कियां किसी काम को 18 दिन में करती हैं, उसी काम को 12 लड़के और 21 लड़कियां। अब देखो इधर लड़कियां ली हैं तो इनको लड़कों को लड़कियों में चेंज करना पड़ेगा। तो 12 लड़के कितनी लड़कियों के बराबर होंगे। देखो 4 लड़के 7 के बराबर, तो 3 से गुणा कर दो तो 12 लड़के कितनी लड़कियों के बराबर 21। तो 21 + 21 यानी कि 42 लड़कियां उस काम को कितने दिन में करेंगी ये पूछा गया। तो हमने मान लिया x दिन। तो लड़कियों से लड़कियां कैंसिल हो गया, 7 से काटेंगे 7 × 6 = 42, 6 × 3 = 18, यानी कि कितना आएगा 3 दिन। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि P स्थान A से 6 बजे सुबह 6 बजे चलना शुरू करता है और 8 घंटे बाद स्थान B पर पहुंच जाता है। Q स्थान B से 8 बजे चलना शुरू करता है और 9 घंटे के बाद स्थान A पर पहुंच जाता है। जिस समय वे मिलते हैं उस समय तक Q द्वारा तय की गई दूरी और P द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले इसे फिगर बना लेते हैं फिर समझ में आएगा। कल भी एक क्वेश्चन हमने आपको ऐसा कराया था रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट वाला। तो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया तो डिस्टेंस हम मान लेंगे। अभी मैं तरीका आपको बताता हूँ कि जब डिस्टेंस नहीं दी होगी तो कैसे करेंगे। तो P स्थान से, एक ये P स्थान है और ये Q स्थान है, ठीक है। A चलता है यहाँ से सुबह 6 बजे, ठीक है, और ये चलता है B यहाँ से चलता है 8 बजे, ठीक है। इसे यहाँ से यहाँ तक जाने में, A को यहाँ से यहाँ तक जाने में 8 घंटे लगते हैं और इसको यहाँ से यहाँ सेम डिस्टेंस तय करने में 9 घंटे लगते हैं। तो दूरी तो दी नहीं है तो मान लेंगे इन दोनों का मल्टीपल। मान लिया हमने कि डिस्टेंस कितनी है 72 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर 72 किलोमीटर की दूरी A ने 8 घंटे में तय की तो इसकी चाल कितनी है 9 km/h। और Q ने जो B है उसने ये 72 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की है तो उसकी चाल कितनी है 8 km/h। अब रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा दो। ये 8 बजे चलता है, ये 6 बजे चलता है, तो इसका मतलब है 2 घंटे यही चला। तो 2 घंटे में इसने कितनी दूरी तय कर दी 9 दूनी 18। तो बची डिस्टेंस कितनी 54। अब 54 जो दूरी है वो रिलेटिव स्पीड से तय करनी है। तो कितना समय लगेगा, दूरी कितनी है 54 और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अगर एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो जुड़ जाएगी। तो 9 8 कितना हुआ 17, यानी कि इतना टाइम लगेगा इन्हें मिलने में। इतने समय के बाद ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है
क्यू को कितना समय लगा, देखो क्यू तो यहाँ पे 8 ही बजे से ले रहे हैं, तो क्यू को 54/17 घंटे लगे, ठीक है, 54/17 घंटे। लेकिन पी को 54/17 प्लस ये 2 घंटे एक्स्ट्रा चला, क्योंकि ये पहले चला था। तो पी को कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे जो ए है उसको कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे उल्टा ले लिया हमने, ए से चलना है। आप ये मान लो ये ए और बी है, तो ये पी और क्यू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप समझ गए होंगे पी को कितना समय लग रहा है, 2 + 54/17 घंटे, क्लियर। और क्यू को कितना समय लग रहा है, 54/17 घंटे, ठीक है। तो इनके द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी है, तो क्यू और पी के द्वारा बतानी है। तो क्यू को कितना समय लग रहा है, 54/17, और इसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। और इसका अगर हम निकालें वैल्यू तो कितना होगा, 17 दूनी 34, 34 और 54 आपका कितना हो गया, 88, 88/17, और इसकी चाल कितनी है, 9। तो 17 से 17 कैंसिल हो गया, 9 से काटेंगे 9 छाक 54, और 8 से काटेंगे कितना होगा, 11, यानी कि 6:11 होगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा ए और बी में और पी और क्यू में थोड़ा सा वो चेंज हो गया, तो जहाँ पे ए और बी लिया उसको पी और क्यू ले लो, तो समझ में आ गया होगा। फिलहाल क्वेश्चन समझने से आपको मतलब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक नाव 6 घंटे में ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब जैसे अगर इस चीज़ को ऐसे समझो कि अगर पुल पे जा रही है तो ये ऊर्ध्वाधर है, तो यहाँ पे क्या होगी, चाल घटेगी, यानी कि ये चाल क्या होगी, x - y, और अनुप्रवाह में जाएगी तो चाल ज़्यादा होगी, यानी कि x + y होगी। तो ऊर्ध्व प्रवाह में कितनी है, 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह में चाल कितनी हो गई, इससे डिवाइड कर दो भाई, 6 × 7 = 42, यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर। और यदि धारा की चाल जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अनुप्रवाह दिशा में नाव 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 6 × 7 = 42, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 9। तो अनुप्रवाह में चाल क्या होगी, x + y, यानी कि 9 प्लस धारा की चाल कितनी है, 2, तो टोटल 11, और 12 घंटे में तय की गई दूरी निकालनी है, तो 11 × 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे सॉल्व करने की भी आपको ज़रूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ए बी का जो अनुपात है वो कितना है, 12:17 है। ए सी से 120% अधिक है, ए जो है वो सी से 120% अधिक है, बी जो है वो डी से 50% कम है। तो सी और डी, सी जो है वो डी का कितना प्रतिशत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ए है और बी है, तो परसेंट से सॉल्व कर रहे हैं, तो मान लेते हैं इसे ये 120 है और ये 170 है, एक जीरो बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे C की वैल्यू कैसे निकलेगी, A जो है वो C से 20% कितना है, C से 20% अधिक है, यानी कि C के 120% की जो वैल्यू है वो A के बराबर है, यानी कि 120 के बराबर है। तो यहाँ से 120 से 120 कैंसिल हो गया, यानी कि C की वैल्यू कितनी आ गई, 100, क्लियर। अब D की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो दिया हुआ है B जो है वो D से कितना है, 15% कम है, यानी कि D के 85% की जो वैल्यू है वो B के बराबर है, यानी कि 170 के बराबर है। तो 85 दूना होता है, तो D की वैल्यू कितनी हो गई, 200, ठीक है। तो ये पूछ रहा है C जो है वो D का कितना प्रतिशत है, तो 100 जो है वो 200 का कितना परसेंट है। जाहिर सी बात आप बता सकते हो कि ये इसका कितना परसेंट है, 50%। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इसे सिर्फ सॉल्व करना है आपको। देखो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा, ये आपका हो जाएगा 748 माइनस 386, तो 748 फिर पूरे को सॉल्व करके फिर डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, 14 से 8 गया तो 6, और 6 से 3 गया तो कितना अच्छा 3, 362 हुआ। फिर इसमें से 200 घटाएंगे, ये माइनस का होगा तो माइनस का 162, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 162, और 12 पंचे 60, तो इसमें जोड़ो तो कितना हो गया आपका 222, और इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा आपका 111, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 11 परीक्षणों का जो औसत है वो कितना है, 10 है। आरंभिक 6 परीक्षण का औसत 9 है, अंतिम 6 परीक्षण का औसत 11 है। तो छठा परीक्षण क्या होगा, देखो अगर टोटल 11 परीक्षण है तो अगर उन्हें फर्स्ट 6 ले लोगे और लास्ट वाले 6 ले लोगे, इसका मतलब है जो छठा वाला नंबर है उसको आपने 2 बार ले लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरेज बराबर क्या होता है, अगर हम एवरेज बराबर क्या होता है, कुल योग बटे उनकी संख्या। तो अगर योग निकालना है तो क्या होगा, एवरेज इंटू संख्या। तो इन 11 संख्याओं का जो टोटल सम होगा वो कितना होगा,
11.110। 6 परीक्षणों का औसत कितना है 9, तो इनका सम कितना होगा 9 छाक 54। और लास्ट वाले 6 का कितना है औसत, लास्ट वाले 6 का कितना है 11, तो 11 छक्का 66। हमने जो छठवीं संख्या है उसको दो बार ले लिया है, तो उसको हमें एक बार घटाना पड़ेगा, तभी तो ये वैल्यू सेटिस्फाई होंगी, तभी इधर भी 11 संख्या होंगी, इधर भी 11 संख्या होंगी। बस x की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये 110 हुआ, ये कितना हो जाएगा आपका 6 4 10 और 6 5 11 और 1 12, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहला वाला। अगर नहीं समझ में आया ऐसे समझो, जैसे कि 1 2 3 4, अगर मैं चार जैसे संख्याएं हैं, ठीक है, तो 4 संख्याएं, अगर इनके मान लेते 5 संख्याएं हैं, ठीक है, तो अगर 3 3 के पेयर बनाए, जैसे हम कहें पहली 3 और आखिरी 3, तो पहली 3 आखिरी 3 ये कब हो पाएंगे, जब हमने इस वाली तीसरी जो संख्या है, मिडिल वाली जो संख्या है, उसको 2 बार काउंट कर लिया, तभी ये प्रोसेस हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे, तो समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या की 45%। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 33 है तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी। देखो, लड़कों की संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 45% है, तो इसका मतलब है लड़कियां कितनी है 55%, और 55% की वैल्यू कितनी है 33, तो लड़कों की संख्या यानी कि 45% की वैल्यू बतानी है। तो कितना हो जाएगा 33/55 करेंगे तो 1% की वैल्यू, और 45 से गुणा कर दो, तो 11 3 33, 11 5 55, 5 9 45, यानी कि 9 3 27। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित दंड आरेख लगातार 5 वर्षों में एक राज्य के अस्पताल बिस्तरों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे पूछा क्या गया है, Y6 में अस्पताल के बिस्तरों की संख्या Y5 में इन बिस्तरों की संख्या से 20% अधिक होगी, और Y7 में अस्पताल के बिस्तरों की संख्या Y6 में इन बिस्तरों की संख्या से 25% अधिक होगी। Y2 में अस्पताल के बिस्तरों की संख्या और Y7 में अस्पताल के बिस्तरों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो, Y6 में कितने हैं, Y5 से 20% अधिक, तो यहाँ पे Y6 के अगर बेडों की संख्या निकालें, बिस्तरों की संख्या निकालें, तो Y5 में कितने 800, इससे 20% अधिक, यानी कि इसका 120%, तो कितने हो गए भाई 12 8 96, 960 बिस्तर यहाँ पे हो गए। और Y7 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी भाई, Y7 की वैल्यू देखो दी हुई है, Y7 में अस्पताल बिस्तरों की जो संख्या है Y6 में इन बिस्तरों की संख्या से 25% अधिक है, तो चाहे इसका 125% निकाल दो, या हम कह सकते हैं 25% की वैल्यू 1/4 होती है, यानी कि 5/4 होगी। ठीक है, तो 900 इसका डायरेक्ट निकाल देते हैं, 960 का 125%, Y7 की वैल्यू कितनी होगी 125%, मतलब 125/100, तो 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 चक्कू 16। ठीक है, 24 पंचे 120, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1200। ठीक है, अब पूछ रहा है Y2 और Y7 में बिस्तरों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो Y2 में भाई बिस्तर कितने हैं, Y2 में बिस्तर कितने हैं भाई 640 हैं, और इसमें कितने हैं Y7 में 1200, तो 0 से 0 कैंसिल हो गए। अगर हम इसे 8 से काट सकते हैं, 8 8 64 और 8 1 8, 8 5 40, यानी कि 8:15 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो सभी 25 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर क्लास आपने पूरी देखी होगी तो बहुत कुछ आप यहाँ से सीख के जा रहे होंगे। उसके अलावा ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी, और हम लोग पिनेकल की जो बुक है उसका भी सोल्यूशन अब आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं एक बेस्ट अप्रोच के साथ। तो इन सब से आपका फ़ायदा होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको किसी का कोर्स वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए आगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इनकरेज करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मैं उतना ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूंगा। तो अगर आपको यहाँ पे पहुँचने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।